आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा मधुमक्खी पालन की उपयोगिता और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को। आप सहायक वैज्ञानिक हैं, कीट विज्ञान विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, मधुमक्खी, पहले थोड़ा सा इस मधुमक्खी, ये जो कीट है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी उपयोगिता रहती है? सर, जो मधुमक्खी है इसको एक सामाजिक कीट के रूप में देखा जाता है जी। तो ये कीट और भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक विशेष कीट है जो एक परिवार में रहते हैं। इसके जो परिवार रहता है उसमें 3 सदस्य रहते हैं, 3 तरह के, जिसमें एक रानी होती है, हजारों की संख्या में कमेरी मक्खियां होती हैं, सैकड़ों की संख्या में हमारे जो नर मक्खियां होती हैं जिनको हम ड्रोन कहते हैं जी। तो ये तीनों एक दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर हैं। तो इसलिए इनको सोशल इंसेक्ट यानी सामाजिक कीट बोलते हैं इनको। और इनका जो हमारी प्रकृति है या हमारा जो पर्यावरण संतुलन है उसको बनाए रखने में एक अहम योगदान है। जी। तो धरती पे हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, खास करके हमारी जो फसलें हैं, उनमें बहुत सारी फसलें ऐसे होती हैं जो परागण क्रिया के लिए कीटों पर निर्भर करती है। और उसमें परागण क्रिया में जो कीटों द्वारा परागण क्रिया होती है उसमें 80% से भी ज्यादा जो काम है मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। जी। इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कीट है। जी, यानी फूल से फल और उसके बाद बीज बनने का जो काम है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। और दूसरा, जो मधुमक्खी पालन से हमें शहद या दूसरे जो पदार्थ मिलते हैं वो तो इसका जो मेन काम है ही, लेकिन इसके अलावा जो इनडायरेक्ट जो हमारा जो बेनिफिट जो है ना, वो जो फसलों की जो पैदावार बढ़ाने का है, वो एक बहुत बड़ा इसका एक रोल रहता है। डॉक्टर साहब, पहले तो ये जानना चाहूंगे कि जो ये शहद बनाती है, तो शहद बनाने के लिए इसके शरीर में कोई इस तरह का कोई ग्रंथि होती है या किस तरह से निर्माण करती है? ये पौधों से रस लेके आती है। जी। रस लेके आती है तो इसके शरीर के अंदर 2 तरह के पेट होते हैं, एक तो इसके खाने के लिए है, दूसरा नेक्टर जो रस है उसको स्टोर करने के लिए। अच्छा। उसके बाद जब ये छत्ते के अंदर आती है तो अपना जो रस लेके आती है, दूसरी जो मधुमक्खियां हैं उनको कर देती है, स्थानांतरित उनके पास भेज देती है। उसके बाद फिर ये एक दूसरे को देती रहती है। उसमें इस प्रक्रिया के दौरान वो अपने सलाइवा से उसके अंदर एंजाइम बनाती है और जो रस के अंदर जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर, एक्स्ट्रा जो नमी है उसको वो निकालती है। और जब नमी उसके अंदर 18-20% से कम रह जाती है तो उसको जो छत्ते के अंदर जो सेल होते हैं, जो कोष्ठक होते हैं, उनके अंदर इसको फिल कर देती, भर देती। जी। डॉक्टर साहब, वो उसके पैरों में भी पैरों में चिपक के आते हैं? बिल्कुल, वो सर पोलन है। देखो, 2 चीजें लेके आती है। एक तो रस लेके आती है जिसको मकरंद बोलते हैं। दूसरा होता है पोलन, पराग। तो जो ये पैरों के अंदर ना, इसके एक पोलन बास्केट बोलते हैं। इनके पैरों की जो संरचना है, टोकरी सी, हाँ, टोकरी कुछ इस तरह की रहती है कि जैसे ये फूल पे जाती है तो जो फूलों के ऊपर जो बूर होता है, हम भाषा में अगर कहें तो, उसको ये पैरों के अंदर से उसके पहले वो बूर के बोल सी बनाती है, गेंद बनाती है। अच्छा। और उसको फिर पैरों में दबोच करके ये लेके आती है और उसको फिर ला करके अपने छत्तों में उनको स्टोर कर देती है, जो उनके बच्चों के लिए भोजन का काम करता है। अच्छा, वो भी खाने के काम जी। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि सर्दी गर्मी, बाहर का तापमान अलग होता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को बचा के रखती है, तो वो किस प्रकार से संभव? ये बहुत ही समझदार कीट है सर। ये क्या करता है, जैसे अब गर्मी आ गई है तो गर्मी में ये क्या करती है, बाहर से पानी लेके आती है। ठीक है। तो पानी का छिड़काव करती है छत्ते के अंदर। अच्छा। उसके बाद फिर पंखों से हवा करती है। तो हवा से क्या है, उसके अंदर थोड़ी सी नमी पैदा होती है, जो टेम्परेचर अंदर का जो तापमान है वो डाउन कर लेते हैं, अपने अनुकूल कर लेते हैं उसको। बाहर के और अंदर जो बक्से के अंदर का जो तापमान है उसमें काफी अंतर रहता है। तो बहुत ही समझदारी से ये अपना सारा काम कर लेते हैं। और सर्दी में सर ये एक दूसरे के ऊपर बैठी रहती हैं। और जैसे एक बक्से के अंदर बहुत सारी मक्खियां हो जाती हैं, तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो उससे क्या है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो उससे अंदर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने का काम, यानी अपना तापमान है वो पूरा अपने अनुकूल वो कर लेती है उसको। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जब अपना खाना ढूंढने के लिए जाती है, यानी कि फूलों का जो रस लेने जाती है, तो कितनी दूर तक इनका जाना होता है? इनका नॉर्मली 2.5-3 किलोमीटर तक का इनका दायरा रहता है। अच्छा। उससे थोड़ा सा आगे भी जा सकती है, लेकिन एवरेज मान के चलते 3 किलोमीटर के दायरे में ये अपना जो भोजन है वो इकट्ठा करके लेके आती है। जी। तो इसमें जो काम करने वाली मक्खियां, कमेरी हैं या
किसका ज्यादा योगदान रहता है? इसमें 3 तरह के सदस्य जैसे मैंने बताए हैं इसमें। जी एक रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी का एक ही काम है कि अंडे देना, जी वंश की वृद्धि करना। जी वो अंडे देती है, आगे वंश का बढ़ावा होता है। उसके बाद जो नर मक्खियां हैं जी वो ड्रोन हैं, उनका इतना ही काम है कि जो रानी मक्खी है उसके साथ मिलन करना है, मीटिंग करना है। जी और एक खास बात और है इसमें, जितने भी नर 10-12 नरों के साथ एक बार रानी मिलन करती है, जी। जितने भी नर मेटिंग करते हैं उसके बाद वो मर जाते हैं। अच्छा और बाकी जितने भी नर मक्खियां जो बक्से के अंदर बच गई आपकी, वो सारी की सारी बक्से में बोझ है उस कॉलोनी के ऊपर। वो अच्छा बैठी खाते हैं, कुछ नहीं काम करते। अच्छा तो इसलिए जितना भी काम है, चाहे बाहर से नेक्टर लेके आना है, चाहे पोलन लेके आना है, चाहे बाहर से पानी लेके आना है, अंदर छत्ते की सफाई करनी है, छत्ता की मुरम्मत करनी है, जी नया छत्ता बनाना है, कोई मक्खी मर गई तो उसको बाहर फेंकना है, अच्छा दूसरी मक्खियों से अपने छत्ते की रक्षा करना है, जी तो सारा का सारा ये जो मजदूर मक्खियां होती हैं वही करते हैं। इसलिए इनको मजदूर मक्खी, श्रमिक मक्खी या इंग्लिश में कहें तो वर्कर बी बोलते हैं। जी। तो वर्कर बी का सारा जो काम है वर्कर बी का ही रहता है। अब डॉक्टर साहब, कोई एक मधुमक्खी जाती है, उसको पता चलता है भी इस जगह पर पराग उपलब्ध है, तो फिर वो किस प्रकार से कम्युनिकेट करती है, किस प्रकार से बताती है छत्ते में कि भी इस जगह उपलब्ध है? जैसे नई जगह पे हमने बक्से रख दिए, वहां पे ही अपना जो भोजन का जो स्रोत है ढूंढने का काम करती हैं। जी तो कुछ मक्खियां जाते हैं, उनको स्काउट भी बोलते हैं। अच्छा तो वो भोजन ढूंढ के आएगी जहां भी उनको फूल वगैरह होंगे, जी तो वहां पे अपने ये फुटप्रिंट छोड़ आते हैं। अच्छा और उसके बाद आकर के जो अपनी साथी मक्खियां हैं उनको डांस के द्वारा ये बताती हैं। अगर अच्छा नजदीक है 50 मीटर तक है तो बोल डांस करती हैं, अच्छा अगर ज्यादा दूर है तो लहरिया डांस करती है, 8 टाइप का डांस बोलते हैं उसको। अच्छा तो उस डांस के माध्यम से अपनी मक्खियों को बताती है, साथी मक्खियों को, जी कि यहाँ से कितनी दूरी पर भोजन है और जी किस डायरेक्शन में है। अच्छा इसलिए बहुत समझदार कीट है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका तो जीवन बिल्कुल जो सर। और अब डॉक्टर साहब बात करेंगे कि खेती में इनका क्या योगदान रहता है। जैसे आपने बताया कि फूल से फल और बीज बनने की एक प्रक्रिया इसमें बिल्कुल रहती है, बिल्कुल। तो वो ये काम किस प्रकार से करती है? सर हमारी जो फसलें होती हैं उनमें बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो परागण क्रिया के लिए कीटों पर निर्भर रहती है, या उसमें हवा के द्वारा परागण क्रिया होता है। जी तो कीटों में सबसे ज़्यादा जो रोल, जैसे मैंने पहले भी बताया, 80% से भी ज़्यादा जो रोल है वो मधुमक्खियों का रहता है। मधुमक्खियाँ भोजन के लिए फूलों पे जाती हैं। अब जब इन्होंने पोलन इकट्ठा करना होता है, अब फूल, कई फसलें ऐसी होती हैं जिनमें नर फूल अलग है, मादा फूल अलग है। जैसे अपने सब्जियों वाली जो फसलें होती हैं, खास करके जी बेल वाली सब्जियां हैं जी या सरसों है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे पोलन लेने के लिए एक फूल पे गई, वहां से पोलन उठाया, फिर दूसरे फूल पे चली गई। अब जिस फूल से पोलन उठाया, हो सकता है वो मादा फूल होगा, जी वहां से पोलन उठाया तो दूसरे फूल पे गई, वो नर फूल, क्या नर फूल है वो। जी तो वहां से नर फूल से पोलन उठा कर मादा फूल पे रखती है, तो उसके अंदर जो बीज में बनना वो स्टार्ट हो जाता है, फल बनना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे जो पौधे हैं जिसमें कीटों द्वारा और खास करके मधुमक्खियों द्वारा जो पोलिनेशन होती है, उनकी जो बीज की जो गुणवत्ता है या उस फल की गुणवत्ता है वो जी काफी अच्छी रहती है। जी। यानी पर तो परागण पर की परागण क्रिया की ये क्रिया द्वारा ये जी बीजों, जो फसलों की जो परागण क्रिया है जी। उसको पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें कुछ इनकी जो उत्पादन है उस फसल का, हम्म, वो भी बढ़ जाता है? बिल्कुल। एक जो वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ये अलग अलग फसलों में 15 से 40% तक अच्छा फसलों का उत्पादन बढ़ाने में एक अपनी भूमिका निभाती हैं। जी खासकर जैसे हमारी सरसों की फसलें हैं, जी तो 15 से 25% तक इसमें जो है पैदावार बढ़ने के आसार रहते हैं, जी। अगर मधुमक्खियां हम उस फसल में रखते हैं। डॉक्टर साहब, किसी को अगर अपने व्यवसाय के रूप में ये मधुमक्खी पालन का काम करना हो, तो कहाँ से और कैसे शुरुआत की जानी चाहिए? इसके लिए सर सबसे जरूरी है कि वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण ले, सबसे पहले सबसे ट्रेनिंग पहले लें। ट्रेनिंग ले। जी जैसे उसके लिए हमारे जैसे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, जी तो वहाँ वो संपर्क कर सकता है, या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है हर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो उद्यान विभाग है जी वो भी कई बार जो इनके लिए प्रशिक्षण आयोजन करते हैं उनका। और इस प्रशिक्षण के बाद उसने जहाँ भी अपने जो अपायरी बनानी है, मधु वाटिका जो बनानी है, वहाँ पे इसने देखना है कि जो जगह है वो एक अच्छी हो, वहाँ पे आसपास कोई प्रदूषण ना हो, कोई
ईंट भट्टा है या कोई फैक्ट्री है या कोई और पोल्यूशन वाली ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जी। और जो बिजली की तारें हैं वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मेन जो हाईवे रहता है उससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए। पानी की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए और 2.5-3 किलोमीटर के दायरे में फूल पर्याप्त संख्या में वहाँ पे होने चाहिए। जी। इसके लिए ये थोड़ा सा ये जो साइट सिलेक्शन है वो बहुत मायने रखता है। कई बार इसमें फार्मर गलती कर बैठते हैं तो उसके बाद उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है। जी, यानी कि जो स्थान का चयन है वो बड़ी सावधानी बहुत से सावधानी और से करना पड़ता है। पूरी जानकारी के पूरी साथ में जानकारी के साथ करना चाहिए। हाँ। तो कम से कम कितने बक्से से कितने से शुरुआत की जा सकती है? वैसे तो हम ये कहते हैं कि 5-10 बक्से से आप स्टार्ट करते हैं तो अच्छा रहता है। जी। नहीं तो ज़्यादा अगर तो 20-25 बक्से से आप उससे ज़्यादा बक्से लेने की ज़रूरत नहीं है। जी। क्योंकि नया काम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा रिस्क रहता है। तो अगर हम कई बार फार्मर गलती कर बैठते हैं ख़ास करके वो इस सीज़न में जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, जी। इस सीज़न में क्या करते हैं जो एग्जिस्टिंग जो बी कीपर हैं वो अपने जो मधुमक्खी के जो बॉक्सेस हैं उनको कम कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि माइग्रेशन करना पड़ता है तो माइग्रेशन का चार्ज लगता है। यानी एक दूसरी जगह ले जाना दूसरी जगह ले जाना पड़ता है उनको। जी। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो सस्ते भाव में बक्से बेच देते हैं। अच्छा। और जो नया जो मधुमक्खी पालक है उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, जी। वो सस्ते के चक्कर में ले लेता है और काफ़ी संख्या में ले लेता है। जी। तो वो फिर कई बार क्या है कि उनका जो प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पाता तो उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर छोटे स्केल पे हम स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता जाएगा, उसके साथ-साथ उसकी मक्खियाँ भी बढ़ती जाएँगी। जी। तो उसके बाद फिर जब आपको अच्छी नॉलेज हो जाए, फिर आप 50, 100, 200, 1000 कितने भी बक्से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई इनकी किस्म भी होती है जो कि अच्छा उत्पादन देती हो? बिल्कुल है सर, वैसे तो 3-4 तरह की मक्खियाँ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। जी। लेकिन उसमें जो एपिस मेलिफेरा है, यूरोपियन भी बोलते हैं उसको, अपने यहाँ के नहीं है। एपिस मेलिफेरा मेलिफेरा ये है। एपिस मेलिफेरा जी। यहाँ की नहीं है, उसको यूरोपियन या इटालियन भी बोल देते हैं। जी। वो अच्छी पैदावार देती है। जी। इसके अलावा तो अपने यहाँ पे पहाड़ी मक्खी भी है, जो हमारी भारतीय मक्खी भी है, एक छोटी मक्खी भी है। जी। जी। लेकिन उनकी जो पहाड़ी मक्खी की उत्पादन क्षमता अच्छी है, जी। लेकिन उसको वो जंगली मक्खी है। अच्छा। तो उसको हम मैनेज उसको प्रबंधन हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसको बक्से के अंदर नहीं रख सकते हैं। जी। वो खुले में रहना पसंद करती है। जी। जी। उसके बाद अगर पैदावार की बात करें तो जो एपिस मेलिफेरा है, जी। इसकी पैदावार अच्छी है। ये एक बॉक्स से 15-20 किलो शहद तो आराम से दे देती है। लेकिन अगर आप इसका माइग्रेशन स्थान है, इसका जो स्थान चेंज करते रहोगे, जी। स्थानांतरण करते रहोगे, जैसे माइग्रेशन का मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लेके जाना। ठीक अब है। अपने यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि पूरे साल हमें फूल वाले पौधे मिलते रहें। जी। तो अब ये जो टाइम चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, इवन जुलाई भी लगा लो, ये जो 4 महीने हैं ये सूखा रहता है। जी। क्योंकि खेत खाली हो जाते हैं, कोई फसल होती नहीं है। तो इस दौरान जरूरी है मधुमक्खी पालक के लिए कि अपने बक्सों को उठा करके कहीं ऐसी जगह लेकर के जाए जहां पे फूल वाले पौधे हों। तो इस प्रक्रिया को हम माइग्रेशन या स्थानांतरण कहते हैं। जी। अगर फार्मर माइग्रेशन करता है तो वो 60, 70, 80 किलो शहद भी एक बक्से से ले सकता अच्छा। है। एक पूरा एक बक्सा? एक बक्से से एक साल में। अच्छा, एक बक्से में कितनी वो छत्ते कितने होते हैं? 10 छत्ते होते हैं एक बक्से में। जी। और एक अच्छा बक्सा उसको मानते हैं जिसके अंदर 50-60 हजार मक्खियां हों। अच्छा। तो अगर 50-60 हजार मक्खियां हैं और फूल वगैरह अच्छी संख्या में हैं तो आप 50-60 किलो, 70 किलो, 80 किलो तक भी शायद ले सकते जी। तो इसमें प्रबंधन की हम बात करें तो जैसे उनके लिए भोजन का है, पानी का है, तो इसमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? भोजन का तो सर ये है कि जहाँ भी हमने अपायरी बनानी है वहाँ पे आसपास में जो फूल वाले पौधे होने चाहिए। ठीक है। फूल वाले पौधे होंगे तभी वो नेक्टर पोलन ले आएगी, ले पाएगी और शहद अपना बना पाएगी। पानी की जहाँ तक बात है, पानी के लिए इनको ये मानते हैं कि पानी का भी बहता हुआ सोर्स हो तो अच्छा है। अच्छा। कई बार क्या है कि किसान के खेत में कोई पौंड है, वो कहता है भाई चलो मेरे खेत में पौंड है, काम चल जाएगा नो डाउट। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी एक कॉलोनी के अंदर मान लो बीमारी आ गई, जी। अब जो बीमार मक्खियां हैं वो भी वहीं से पानी पी रही हैं, स्वस्थ मक्खियां भी वहीं से पानी पी रही हैं, तो सारी की सारी कॉलोनीज के अंदर बीमारी फैलने का खतरा रहता है। जी। तो बहता हुआ पानी का सोर्स हो तो अच्छा है। बल्कि फिर अगर उसमें ये हो कि बार बार बदला जाए, या तो बार बार बदला जाए, सुबह शाम का हाँ है, या एक बिल्कुल दिन 2 दिन भाई, हर एक दो दिन में उसको बदल देना चाहिए। जी, ये किया जा सकता है। ये किया जा सकता तो डॉक्टर साहब
कितने समय में ये जो शहद है ये मिलना शुरू हो जाता है? ये डिपेंड करता है सर, आपके जहाँ पैरी है वहाँ आसपास फूल वगैरह कितने हैं। जी, अगर अच्छी संख्या में है तो हफ्ते 10 दिन में भी हो जाएगा, नहीं तो 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जी, ये सारा निर्भर करता है कि आपके अराउंड कितने फूल वगैरह में जो है पौधे हैं। अगर फूल वगैरह अच्छे हैं तो जल्दी हफ्ते 10 दिन में मिल जाएगा। जैसे सरसों का सीजन चलता है, जी, 10 दिन में भी लोग शहद निकाल लेते हैं क्योंकि उस टाइम फूल वगैरह काफ़ी होते हैं। जी, और अगर फूल वगैरह नहीं है तो 15-20 दिन भी लग सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स नहीं सर, ये टोटली निर्भर करता है कि आपके सराउंडिंग में कितने फूल वाले पौधे हैं, कितने फूल। जी। तो डॉक्टर साहब इसमें जिस तरह आपने बताया वही शहद मिलता है, शहद के अलावा कई बार जो छत्ता होता है उसके ऊपर एक वो बंद करने के लिए हाँ तो ये मोम होता है वो, हाँ, तो इसी तरह से और कौन से पदार्थ हैं वो हम मिलते हैं? इसके मधुमक्खी पालन से हमें देखो शहद तो मिलता ही है, और जब भी जैसे मधुमक्खी पालन की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि ये शहद के लिए ही करते हैं। जी, लेकिन इसके अलावा जैसे आपने बताया कि मोम मिलता है, जी, मोम के अलावा इसके अंदर प्रोपोलिस होता है जिसको मधुमक्खी गोंद कहते हैं। अच्छा, पोलन जो पराग है वो मिलता है, रॉयल जेली मिलती है, इवन जो मधुमक्खियों का जहर है जी, वो भी मिलता है इससे, जो डंक जो मारती हैं डंक वो। मारती है। जी, तो इस प्रकार मधुमक्खी पालन से कई तरह के उत्पाद हम ले सकते हैं। जी। बीच में आपने ज़िक्र किया रॉयल जेली का, हम्म, ये क्या होती है? रॉयल जेली एक बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन माना गया है सर। और सबसे पहले तो जैसे ये जो मक्खियां हैं जिससे लार्वा से इन्होंने रानी मक्खी बनानी होती है, जी, तो उस लार्वा को ये रॉयल जेली खिलाती हैं। बाकी जो दूसरे लार्वा हैं उनको ये सिंपल बी ब्रेड जिसको पोलन और शहद मिला करके खिलाती हैं। जी, जो भी लार्वा रॉयल जेली पे फीड करता है वो लार्वा क्वीन बन जाता है। अच्छा, तो इस प्रकार ये बहुत एक कंप्लीट फूड मानते हैं इसको, रॉयल जेली को। जी, और अगर हम इंसान इसका सेवन करते हैं नियमित, जी। तो ये एक एंटी एजिंग का काम करता है। यानी कि बढ़ती बूढ़ा उम्र होने को की जो प्रक्रिया है उसको धीमा करता है। जी, ये हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है, रोगों से बचाता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है। जी। डॉक्टर साहब इसके अलावा आपने जिस तरह बताया पोलन है, हम्म, पोलन को भी उसको भी इकट्ठा किया जाता है किस तरह पोलन से? को भी इकट्ठा किया जाता है। पोलन ट्रैप आते हैं, वो जैसे जब पीक सीजन होता है उस टाइम किसान भाई क्या करते हैं, जो एंट्रेंस होता है जहाँ से मक्खियाँ बक्से के अंदर जाती है, जी, वहाँ पे आगे पोलन ट्रैप लगा देती हैं और उस ट्रैप से फिर वो पोलन को इकट्ठा कर लेती हैं। जी, पोलन प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और प्रोटीन तो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा मात्रा में में। होता है। जी, तो इसका हमारे जितने भी ये बॉडी सप्लीमेंट्स, खास करके जिम में जाने वाले जो बच्चे लेते हैं, जी। तो जितने भी बॉडी सप्लीमेंट्स ये आते हैं उसके अंदर जो पोलन है एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, अच्छा उनमें डाला जाता है डाला ये जाता प्रोटीन। है। जी, बाकी पोलन भी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है उसको अच्छा करता जी। और जो आपने बताया उसका ज़हर है, है। जहर भी यानी कि बड़े डंक काम की मारती चीज़ है है। ये। जी, तो जहर का सर ये एक जहर इकट्ठा करने का यंत्र होता है, नीचे लगाते हैं, प्लेट होती है, उस पे जी, इकट्ठा कर लेते हैं। इससे क्या है कि क्रीम बनाते हैं, बी वेनम क्रीम आती है बी वेनम के नाम से, जो हमारे जोड़ों का दर्द है या गठिया बाह है जी। उसको ठीक करने में काम आता है। और कई एक्सपर्ट है जो मधुमक्खियों को से डंक मरवाते हैं अच्छा, पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जी, जहाँ पे आपको पेन है या जो है, तो वहाँ पे वो, लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं, वो वही कर वही सकते कर हैं, हर कोई नहीं कर सकते। जी, सकता। जी। लेकिन इसकी क्रीम आती है, अच्छा, जहाँ बॉडी में कहीं भी पेन है तो वहाँ पे लगाते हैं तो उससे राहत मिलती है। तो इसका मतलब हर एक जो उत्पाद है, हर एक जो प्रोडक्ट है उसकी अपनी एक खास बात है। जी। डॉक्टर साहब इसमें जो ये इतनी सारा आपने प्रोडक्ट बताया इसको प्रोसेस करने के लिए क्या कोई विशेष इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है? नहीं नहीं, प्रोसेसिंग की ऐसी कोई खास इसमें इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे शहद की बात है, शहद का कोई प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं है। जी, आपने शहद इकट्ठा किया, उसके बाद ये जो मलमल का जो कपड़ा होता है उसे छान करके जी, आप पैकिंग कर लो। पोल जहाँ पे वैक्स है, वैक्स जैसे इकट्ठा करते हैं, वैक्स ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे जब शहद निकालते हैं तो वो जो कोष्ठक होते हैं वो बंद होते हैं जी, मोम से, तो उसको चाकू से निकालते हैं जी, तो वो मोम इकट्ठा हो जाता है। कई बार छत्ता खराब हो जाता है तो उससे हम मोम इकट्ठा कर सकते हैं। जी, तो उसको सिंपली एक कपड़े के अंदर बांध के और गर्म पानी में छोड़ देना हमने, उस जो भी कचरा होगा वो कपड़े के अंदर आ जाएगा, जी, और जैसे ही फिर वो पानी ठंडा होगा तो मोम ऊपर आ जाएगा। जी, इसी प्रकार पोलन है, हम पोलन जो ट्रैप है उनसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसको फिर आप फ्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर पर रख के उसको आगे
जैसे ऑफ सीजन में हम शहद के साथ मिला करके मक्खियों को भी खिला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और रहती है कि शहद के बारे में कि सर्दियों में जम जाता है और वो जम जाता है, इसलिए कई मानते हैं भी वो खाने लायक नहीं बचा है या ठीक नहीं है या खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये एक भ्रांति है कि शहद जो जम गया वो खराब है या इसमें मिलावट है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर दो तरह की चीनी होती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जी। तो ग्लूकोज क्या है, जब ग्लूकोज की मात्रा पानी के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है तो वो पानी से अलग हो जाती है, क्रिस्टल का रूप ले लेती है। जी। तो क्रिस्टल के रूप में फिर वो शहद है ना जम जाता है, दाने बन जाते हैं। दाने बन जाते हैं। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी गुणवत्ता कोई कम हो गई है। जी। उसको आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर रखो या गर्म पानी थोड़ा सा करके उसके अंदर रख दो, वो वापस मेल्ट हो जाएगा, उसी उसमें आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी कोई गुणवत्ता खराब हो गई है। उसके औषधीय गुण है वो औषधीय गुण बिल्कुल बरकरार रहते हैं जो पहले उसमें थे। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा जानना चाहेंगे कि कोई हमारा बेरोजगार भाई है या किसान भाई है, इसको मधुमक्खी पालन को अपनाता है, शुरुआत करता है, तो उसे कितना क्या कुछ लाभ हो सकता है? मधुमक्खी पालन शायद जितने भी दूसरे जो व्यवसाय हैं जो खेती के साथ हम कर सकते हैं, जैसे डेयरी है या पोल्ट्री है, पिगरी है या और कोई है जी, उनमें एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम निवेश से भी हम शुरू कर सकते हैं। जी। तो एक जैसे मैंने बताया 20-25 बॉक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक बॉक्स 5,000 के आसपास 4-5 हज़ार में कंप्लीट हो जाता है। जी। तो लाख 1.5 लाख हार्डली 2 लाख रुपए में वो शुरू कर सकता है। और इसके लिए एक और आपको खास बात बताऊं कि हमारी जो हरियाणा सरकार है वो इसमें हरियाणा क्या भारत सरकार से मतलब एक बहुत अच्छा उन्होंने काम कर रखा है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बना रखी हैं। हरियाणा सरकार इसमें बक्से जो अगर खरीदते हैं तो 85% तक भी सब्सिडी देती है। अच्छा। उपकरण अगर कोई लेता है तो 75% तक सब्सिडी इसमें हरियाणा सरकार देती है। जी। तो इसको शुरू करने के लिए कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में ही ये कोई भी बेरोजगार युवा है वो इसको शुरू कर सकते हैं और उनके लिए एक रोजगार का बहुत ही अच्छा साधन है। जी। तो डॉक्टर साहब, इस प्रकार से महीने में कितनी कमाई कर सकता है? कमाई का तो सर ये है, जैसे मैंने बताया आपको कि डिपेंड करता है कि उसका जो मैनेजमेंट है कैसा है। जी। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो 20-25 बॉक्स से वो अपनी अच्छी आमदनी ले सकता है, अगर बशर्ते कि रेट अच्छा मिल जाए उसको। जी। कई बार रेट की दिक्कत होती है, नहीं तो अगर रेट अच्छा मिल जाता है तो वो अच्छा खासा अपना कमा लेता है, अपना काम चला ले सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी दिक्कत उसके बेचने की होती है। कोई भी खेती बाड़ी में हम कोई उत्पाद तैयार कर रहे हैं या फल है, सब्जी है, कुछ इस तरह का कुछ भी उत्पाद शुरू करते हैं तो उसकी बिक्री में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो क्या इसके लिए कोई विशेष जगह है, कोई मंडी है, कोई स्थान है जहाँ की बिक्री की जा सके? इसके लिए इस तरह के हमारे यहाँ जो कुरुक्षेत्र के रामनगर में एक IBDC खोला गया है, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर है जी। तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा प्रोविजन किया है कि एक ट्रेड मार्केट उन्होंने वहाँ पे बनाई है। तो वहाँ पे वो जैसे जो शहद लेने वाले आते हैं जो उनको बुलाते हैं तो वहाँ पे वो शहद को अपना सेल कर सकते हैं और कुछ टाइम के लिए वहाँ स्टॉक भी वो कर सकते हैं। जी। तो बाकी अगर फार्मर खुद अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर ले जी, तो वो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। उसके लिए उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो बीच वाले हैं वो इसका ज़्यादा फायदा उठाते हैं। वहाँ से शहद लेते हैं 100 रुपये 120 रुपये, वही शहद उन्होंने कुछ नहीं किया, बोटलिंग उसकी की, एक उसके ऊपर रैपर लगा दिया, बस मार्केट में 400 रुपये 500 रुपये किलो से बेच रहे हैं। तो मैं तो किसान भाइयों को यही कहूँगा कि अपने प्रोडक्ट की जब तक वो खुद मार्केटिंग नहीं करेंगे, चाहे खेती से हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या मधुमक्खी पालन का कोई प्रोडक्ट है, तब तक उसमें वो अच्छा लाभ नहीं कमा सकते। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि मधुमक्खी का हमारे जीवन में बहुत एक अहम योगदान है, खेती बाड़ी में तो खास तौर से, और जैसे आपने बताया कि कई तरह के उत्पाद इससे हमें मिल जाते हैं और खेती की जो उत्पादन है उसको बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा इसका योगदान है और इसका व्यवसाय शुरू करके किसान भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो अच्छा फायदा कमा सकते हैं। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।